family, welcome to my channel. Today we start a chapter historical underpinnings. Basically लक्ष्मीकांत में इसका जो नाम है वो है historical background. So this is a chapter first. जो मेरे पास अभी बुक है वो मेरी एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट की बुक है. तो ये बुक विच इज़ सिमिलर टू द लक्ष्मीकांत से सिमिलर है, बस इनने अपने नाम्स और अपने लोगो वगैरह लगा दिए हैं, नथिंग एल्स. So let's begin with this chapter. In 1600, the British arrived in India as traders in the form of East India Company. So सारी कहानी तो यहीं पे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया में 1600 में एज अ ट्रेडर आई थी. रूल जमाने का कोई इनका विचार विमर्श नहीं था. किसके अंडर, मतलब अगर जब कोई कंपनी आती है तो वो अपने राजा के, वहाँ के राजा या रानी से परमिशन लेके आती है ना, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता. तो परमिशन चार्टर ग्रांट किया था, वो किया गया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, और कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिए गए थे ट्रेडिंग को लेके, यानी कि आप ही इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, बाकी हमारे यहाँ से कोई और कंपनी नहीं आएगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए. इनिशियली दे ओनली इंगेज इन द ट्रेडिंग एंड वर नॉट मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल गेन्स. तो पहले शुरुआत में वो अच्छे ही बन रहे थे, केवल ट्रेडिंग करना चाह रहे थे. हाउएवर दिस सिनेरियो चेंज आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. जब उनने बैटल ऑफ बक्सर जीता तो उनका मन, विचार, कर्म सब बदल गए और ये केवल एक ट्रेडिंग कंपनी ना बनते हुए एक पॉलिटिकल गेन्स में घुस गई थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी विच अंटिल दे देन वॉज ओनली इंगेज इन अ ट्रेड गेन दीवानी राइट्स उनको मिल गए थे. ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा के उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे. कब? बैटल ऑफ बक्सर के बाद. दिस मार्क द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ टेरिटोरियल फोर्स. तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक ट्रेडिंग कंपनी ना होते हुए एक टेरिटोरियल फोर्स बन चुकी थी, यानी कि इंटरनल अफेयर्स में या टेरिटरी के अफेयर्स में वो इंटरफेयर करने लग गई थी. कंपनी वेंट ऑन टू एडमिनिस्टर इंडिया टिल 1858. then the British Crown directly assumed control of Indian affairs in the wake of revolt of 1857. तो कंपनी का रूल चला था 1858 तक. फिर उसके बाद उनने, जैसे उनके कर्म थे, उनने इतनी ज़्यादा ज़्यादती कर दी थी लोगों पे, इंडियन लोगों पे. तो उनने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था 1857 का, जिसके बाद जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था. कब तक? 15 अगस्त 1947 तक. उसके बाद तो आज़ादी हो गई, किसी का कंट्रोल रहा नहीं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड वेरियस एक्ट इनिशियली टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट पास किए थे. तो पहले वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कंट्रोल कर रहे थे उन एक्ट्स के थ्रू, फिर बाद में उनने इंडिया के गवर्नेंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. हाउएवर none of these met Indian expectations, mainly because they were brought by a foreign power and their ultimate aim was fulfill their own interest. तो ये जो भी एक्ट्स बना रहे थे, जो भी रूल्स बना रहे थे, जो भी चार्टर्स बना रहे थे, वो इनके खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे थे, ना कि इंडिया की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए. All the constitutional development prior to the independence were imposed upon Indians and Indian opinion in these development was constantly ignored. तो इंडिया के जो ओपिनियन थे, इंडिया क्या चाहता है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, what are their concerns, वो तो ये लोग इग्नोर ही करे जा रहे थे. द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 से लेके 1858 तक वॉज फॉलोड बाय द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन. तो कंपनी रूल था, क्या बोलते हैं, पहले कंपनी रूल था, उसके बाद डायरेक्ट रूल हो गया था क्राउन का. वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश थ्रू दिस एक्ट. तो काफ़ी सारे चेंजेस उनने किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उनने की. किसके थ्रू? बाय दिस एक्ट्स, जो हम एक्ट्स आगे पढ़ने वाले हैं. Although they were brought with the objective of serving British imperial ideology, they eventually became responsible in introducing various elements of democracy and modern states into the Indian political and administrative system. तो क्या था इनके जो ऑब्जेक्टिव थे, बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो इनका यही था कि ब्रिटिश इम्पीरियल आइडियोलॉजी को बढ़ाना है. सीधी सी बात है ना, मतलब अगर क्राउन ने भी अगर रूल्स वगैरह निकाले तो वो भी उनने अपने हित के लिए निकाले, ना कि हमारी जनता के लिए. The evolution of Indian Constitution can be tracked back to such act and policy undertaken during the company
एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द इवोल्यूशन कैन बी स्टडी इन द टू ब्रॉड कैटेगरी। पहला है कंपनी रूल, जो भी कंपनी ने अपने इंडिया में रहने के दौरान जो भी उन्हें किया, मतलब इसके बाद भी कंपनी थी, इसके बाद ये नहीं कि क्राउन आ गया था रूल करने, बट जो भी कंपनी रूल मतलब कि जो क्राउन था उनने कंपनी को क्या रेगुलेशंस थे, क्या बताया कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, वो सारे रूल्स और चार्टर आते हैं 1773 से लेके 1858 के बाद। फिर डायरेक्ट कंट्रोल क्राउन के पास आ गया था, विच इज़ टिल 1858 टू 1947। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंपनी रूल। इसमें जो पहला रूल आता है दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The Regulating Act of 1773 was enacted by the British Parliament to regulate East India Company Indian Territory mainly in Bengal। मतलब बंगाल को लेके बेसिकली ये जो एक्ट था वो लाया गया था। This legislative act represent the initial involvement of the British government in the company territorial administration and signaled the commencement of gradual takeover process that culminate in 1858। तो बेसिकली पहला स्टेप था जब क्राउन कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरटेक कर रहा था, ठीक है। था बेसिकली ये जो वो आया है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ये बंगाल को लेकर आया था, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविज़न था और आज का बंगाल नहीं था। बंगाल उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। था क्या इसके बैकग्राउंड में, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कि जो कंपनी थी वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जा रही थी। बेसिकली कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए भेजा था एज अ पॉलिटिकल गेन, या कि वो पॉलिटिकल उसमें स्पेयर में कूद जाए, ऐसा गवर्नमेंट का भी कोई रूल मतलब कोई इरादा नहीं था। बट क्या होता है, कंपनी कूद जाती है तो वो काफ़ी सारे वार करती है, काफ़ी सारी ट्रीटी साइन करती है, काफ़ी लोगों को ब्राइव दे के मनाती है, तो इस वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। द कंपनी वाज इम्पोर्टेंट टू द ब्रिटिश एम्पायर एज द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ट्रेडिंग मोनोपोली इन द इंडिया एंड इन द ईस्ट में और इंडिया के अंदर इनके पास ट्रेडिंग मोनोपोली थी, यानी कि इनके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती थी। कंपनी को 40,000 एनुअली पे करने पड़ते थे गवर्नमेंट को, ताकि अपनी मोनोपोली को बनाने के लिए ये उनका कमिटमेंट था 1768 तक। इन 1772 द कंपनी हैड आस्क्ड अ लोन। फिर कंपनी ने क्या किया, लोन मांगना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का, ठीक है। दस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक स्टेप टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी यहाँ पे गड़बड़ घोटाला कर रही है, यानी कि कंपनी ज़्यादा खर्चा कर रही है, या फिर कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिसमें इतना ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उनने फिर कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। एफिशिएंट ड्यूअल सिस्टम। आफ्टर विनिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस सिस्टम नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर निज़ामत। मतलब इसमें क्या होता है, जब वो ये बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं 1764 में, फिर उनके पास दीवानी राइट आ जाते हैं बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। तो जब उनके पास बंगाल की दीवानी राइट आ जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो नवाब होता है बंगाल का, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किस चीज़ के, निज़ामत के, दैट इज़ जुडिशियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी निज़ामत के, ठीक है। यानी कि जो बंगाल है नवाब का, उसके पास केवल जुडिशियल और पॉलिटिकल फंक्शन है, और जो कंपनी है उसके पास दीवानी राइट है, यानी कि कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है। समझ रहे हो, मतलब जो निज़ाम है बंगाल का, जो बंगाल का कंट्रोल करता है, यानी कि जो मुग़ल एम्पायर है बंगाल का, एम्पायर इन द सेंस कि जो बंगाल उस टाइम पे जो भी रूल लगा था, जब भी ब्रिटिशर्स आए थे, इससे पहले वही थे ना, मुग़ल थे इंडिया पे जो शासन कर रहे थे। तो निज़ाम के कंट्रोल में था जुडिशियल प्लस पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो कंपनी थी उनके अंडर में आ चुका था रेवेन्यू कलेक्शन। अब मतलब पैसे जिसके पास उसकी बोलबाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे।
This the company had no responsibility and enjoy power, whereas the Nizam has burden with the responsibility of administration without the resources, that is responsibility without power. तो बेसिकली ये क्यों ऐसा किया था, क्योंकि कंपनी ना अपनी गवर्नमेंट को क्या दिखाएगी इसमें कि भैया हम तो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर है नहीं, हम तो उनकी कोर्ट में कुछ कर नहीं रहे हैं, बट अंडर द टेबल क्या चल रहा है कि रेवेन्यू कलेक्ट तो सारा कंपनी कर रही है, सारे पैसे तो उसके पास है, तो निज़ाम के पास कुछ है ही नहीं, है ना। और नवाब के पास नवाब के पास जब कुछ है ही नहीं तो उसके पास बर्डन हो गया, क्योंकि उसको जो जनता कह रही है वो भी बात सुननी है, पर उसके पास पावर ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो काम कैसे करें। तो ये कैसा हो गया, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, यानी कि कंपनी यहाँ पर दोगलापन खेल गई। कंपनी सब चीज़ों से भी मुक्त हो गई कि उनको कोई झंझट नहीं चाहिए, भाई तुम क्या रोना धोना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो नवाब के पास जाओ, हमारा काम है पैसे कलेक्ट करने का, वो हम अपना कर रहे हैं। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर मेनली एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल। तो यहाँ पे इनके ऊपर ये चार्ज भी लगने लग गया कि भैया ये क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, नेपोटिज्म प्रमोट कर रहे हैं अपने कंपनी ऑफिशियल्स में। दिस मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1770। तो जब 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था, तब भी इन लोगों ने, ये इतने हरामी लोग हैं, इन लोगों ने बंगाल का जो रेवेन्यू है वो कम नहीं किया। जो पीजेंट थे बंगाल के वो मर गए, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा भूखमरी आ चुकी थी और रेवेन्यू देने के पास उनके पास पैसे नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ख़त्म हो गए थे। आल्सो ड्यूरिंग द फेमाइन द कंपनी डिड नॉट टेक एनी मीनिंगफुल मिटिगेशन। मैंने कहा ना, कोई भी उन्होंने मीनिंगफुल मिटिगेशन लिया ही नहीं कि जिससे रिलीफ मिल जाए लोगों को, किससे, रिडक्शन इन टैक्सेशन, यानी कि इन्हें टैक्स 1% भी कम नहीं किया था। डिफीट अगेंस्ट मैसूर, द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो इसमें भी ये जब डिफीट हो गई थी तो यहाँ की सरकार ने बोला सालो निकम्मो तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, हम देखते हैं क्या करना है। तो उनने क्या किया, उनने भी कुछ खास काम तो किया नहीं होगा, है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इनने क्या किया, इनने पहले डेजिग्नेशन चेंज करी, मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर ऑफ बंगाल तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, जो कि पहला बना वॉरेन हस्टिंग, क्या ही उखाड़ लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बताती थी, असिस्ट करती थी। सेंट्रलाइज किया गया, इट मीन्स जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास है वो सब ऑर्डिनेट बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजेफ इम्फे, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, मतलब कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, अपना खुद का भी, मतलब कंपनी का तो वो लोग लूट रहे हैं, मतलब कंपनी के लिए जो वो लोगों से लूट रहे हैं वो अपना भी प्राइवेट ट्रेड करे जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा था किनके ऊपर, लोगों के ऊपर, ठीक है। ब्राइब्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह लेना वहाँ के नेटिव लोगों से, गवर्नर ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, वरना इधर आ जाओ चुपचाप। अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई थी, बेसिकली ये दिख रहा है क्या, और एक मिनट गाइस, लेट मी सेट माय कैमरा अकॉर्डिंग टू दैट। Accountability of East India Company, it mandated that company's governing body, the court of director, disclose all its official affairs to the British government, including revenue, civil and military affairs। तो पहले क्या होता था, ये लोग ये बताते नहीं थे अपने रेवेन्यू और सिविल मैटर्स और मिलिट्री मैटर्स को। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते हैं उनको ये सब कुछ जो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। रिमेंबर दिस, द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड दीवानी राइट टू बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो हमारे यहाँ के ये मुगल ही पागल थे भाई, ये सब दे आ रहे थे, ले जाओ, तो उन लोग ने फ़ायदा उठा लिया। कोई भी होता भाई फ़ायदा उठा रहे तक पावरफुल खुद में पावर, अगर तुम्हारे पास पावर होती उस टाइम पे मुगल जो था मुगल एम्पायर वो पावरफुल होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, थे ही लंजू पंजू से।
बहरहाल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट regulation of the company affairs. It was the first step by the British Parliament to regulate the control control the affairs of East India Company. तो अब क्या हो गया, तो पहले बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो जो ये है कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने लगी थी. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इट लेड अ फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बाय मेकिंग गवर्नर ऑफ, मतलब अब सेंट्रलाइज कर दिया था, पावर को एक जगह ही इकट्ठा कर दिया था जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, क्योंकि सबऑर्डिनेट हो गए थे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल. ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलने लग गई थी किसको, द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी इन इंडिया वॉज ऑफिशियली रिकोगनाइज. यानी कि अब वो क्या, ये ऑफिशियली रिकोगनाइज, इससे पहले वो लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि ड्यूअल सिस्टम था. तो अब पहली बार ये चीज़ रिकोगनाइज़ करी गई कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो कंपनी के अंडर हैं. इशू क्या था इस एक्ट में, क्या दिक्कतें थीं. द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव एनी वीटो पावर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. यानी कि उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी. यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल रहे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी 4 लोगों की, वो जो बोल रहे हैं वो उसको मानना ही पड़ता था. पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो वेल डिफाइंड थी नहीं, वो जो चाहे वो कर रही थी. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे वो अपने आप को रिस्ट्रेन, अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन मान रहे थे देमसेल्फ फ्रॉम फॉलोइंग, मतलब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसमें मतलब वो ना मतलब उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे उनसे. ठीक है, अब भाई वो ये भाई उनकी मतलब पावर क्या होता है ना, जिसके पास पावर मिलती है ना वो भोखला जाता है. तो अब इनकी पावर चलेगी तो ये भोखला गए थे, तो ये सुन नहीं रहे थे उसकी बातें. तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसा एग्जांपल था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी, तो इनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था. ठीक है, टर्न आउट टू बी इनइफेक्टिव. देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. कोई वही नहीं था मैकेनिज्म, कैसे पढ़ने क्या पढ़ना है. Thus, the parliamentary control that was sought in the activities of the company proved to be ineffective and unable to stop corruption. तो करप्शन तो तब भी नहीं रुका, इनने कह दिया तुम कुछ भी उखाड़ लो, हम तो करप्शन करके ही रहेंगे. फिर आता है दूसरा एक्ट, दैट इज़ दी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. बेसिकली एक्ट क्यों आया होगा, जो पुराने एक्ट है उसमें फॉल्स थे, इस वजह से उसको सुधारने के लिए ये एक्ट आया होगा. तो ठीक है, तो बेसिकली ये एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 5 जुलाई 1781 में. क्यों किया गया था, टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं. जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस एक्ट में वो था टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल. मतलब दोनों एक दूसरे के जुरिडिक्शन में इंटरफेयर कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का जुरिडिक्शन एरिया समझ ही नहीं पा रहे थे, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चली रही थी. इन द ईयर 1777 कंप्लेंट्स वर मेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट. फॉर देम इट वाज डिफ़िकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कंपनी कुछ गलत कर रही है तो वो उसमें इंटरफेयर कर रही है, जो कि अच्छी बात थी, बट इन लोग को पच नहीं रही थी क्योंकि इनकी पावर कम हो रही थी उसमें. तो वो कह रहे थे कि हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पा रहे हैं. तो इस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए जो हाउस ऑफ कॉमन है, यानी कि जो लोअर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उनने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था टोचेट कमेटी, जो क्या करने वाली थी, इंक्वायरी करने वाली थी, एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का. उसके बेसिस पे उनने एक रिपोर्ट बनाई, जिस रिपोर्ट के अंदर उनने ये एक्ट को इनेक्ट किया. इस एक्ट में था क्या, बेसिकली इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी ना उसको कहीं ना कहीं कट किया है, कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है. जैसे कि ऑफिशियल फंक्शंस, एक्ट डन बाय द गवर्नर जनरल इज काउंसिल एंड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी वर एग्जम्प्ट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो बेसिकली उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से ही बाहर कर दिया, भैया आप फ्री हो, आप जो मर्जी चाहे वो आप कर सकते हो. कौन कौन, गवर्नर जनरल कर सकता है, उसकी काउंसिल कर सकती है, और जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के वो कर सकते हैं. रेवेन्यू मैटर जो था उसको भी जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट की. एपेलेट जुरिडिक्शन उसको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया. इसका मतलब जो अपील थी प्रोविजनल कोर्ट की, यानी कि स्टेट कोर्ट्स जो है इस टाइम पे हमारे हाई कोर्ट्स हैं, बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट सुप्रीम कोर्ट. यानी जो स्टेट
में जो भी दिक्कतें हो रही है। प्रोविंशंस मतलब होता है स्टेट, यानी कि अब जैसे कि हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, तो हाई कोर्ट के मैटर्स जो थे वो केवल गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ही लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं जाएंगे। सही बात है, क्योंकि देखो स्टेट के ये जो कंपनी थी ये अपना दबदबा जो भी है अत्याचार कर रही थी वो तो स्टेट के ऊपर कर रही थी ना, बंगाल बिहार उड़ीसा। तो अगर उनके फिर जो भी कंप्लेन होती थी वो सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, सुप्रीम कोर्ट इनकी वोट लगा देती होगी। तो इनने क्या कर दिया, इनने बोल दिया कि भाई जो भी प्रोविजनल कोर्ट हो गया उनकी जो भी जुरिडिक्शन है वो इनके अंदर आएगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हम देख लेंगे। रेगुलेशंस क्या था, द एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स और काउंसिल्स। ये एक्ट जो था वो इन दोनों को रेगुलेट करेगा। डिफाइंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कोर्ट, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाज एप्लीकेबल टू ऑल इनहेबिटेड ऑफ द कलकत्ता, यानी कि जो कोर्ट था वो कलकत्ता में जितने भी लोग थे उनके ऊपर उसकी जुरिडिक्शन बांधनी थी, वो उनकी बात मानेंगे। हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोमडन लॉ, यानी कि हिंदू जो थे वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे और जो मुसलमान थे वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट क्या थी कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो आया था वो फर्स्ट अटैम्प्ट था टूवर्ड्स द इंडिया सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी बाय डिफाइनिंग रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ जुरिडिक्शन। इसमें पहली बार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया गया था एक दूसरे के, इनके अपने अपने जुरिडिक्शन एरियाज बना दिए गए थे, ठीक है। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका क्या बैकग्राउंड था, ये क्यों लाया गया था। अब देखो इसमें जो पहले वाला एक्ट था उसमें कंपनी को रेगुलेट किया गया, दूसरे वाले एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट किया गया, जुडिशरी की पावर को रेगुलेट किया गया। अब तीसरे एक्ट में किसको कर रहे हैं ये हम देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है, ब्रिटेन्स इंक्रीज्ड पोजेशन इन इंडिया मेड इट नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन देयर टू बी सुपरवाइज्ड एक काम करते हैं गाइस, पिट्स इंडिया एक्ट को हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन को ज़्यादा गर्म हो गया तो इससे आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।